जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमन फ्लेम ने हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन को कास्ट करके जियाओयान की पूरी ही टीम को ट्रैप कर लिया था। तभी जियाओयान को वहां पे डीमन सेंथ की आवाज सुनाई देती है और वो उससे कहते हैं कि बच्चे, मुझे तुम अपनी बॉडी पे कंट्रोल करने दो, वरना तुम्हारे साथी यहाँ पे जिंदा नहीं बचेंगे। वक्त कम है, अगर एक बार ये फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया तो मैं भी नहीं बचा सकता। तभी एक ब्लास्ट होता है, हम देखते हैं कि जियाओयान के सारे ही साथी वहां पे बच जाते हैं और डीमन सेंथ ने यहाँ पे जियाओयान की बॉडी पे कब्जा कर लिया था और वो अपनी पावर को अनलेश करके वहाँ पे फाइनली अपीयर होते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियाओयान यानी कि डीमन सेंथ को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पावर को अनलेश करके सीधा ही डीमन फ्लेम के सामने खड़े हो जाते हैं। उन्हें देख करके एल्डर नानहाई कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, प्यूरिफाइंग डीमन लोटस सेंथ अपने वक्त का सबसे ताकतवर हस्ती कहा जाता है, दाऊदी के सबसे करीब वो पहुंचा था और वो अभी मेरे सामने है। तभी वहां पे हुन तियानदी कहता है कि लेकिन क्यों जियाओयान ही, सिर्फ क्यों? डीमन सेंथ ने जियाओयान को ही आखिर क्यों चूज किया हम सब के सामने अपीयर होने के लिए? तभी वहां पे हुन मू उसकी बात को सुन के कहता है कि ये कोई सोल प्रोजेक्शन नहीं लग रहा है, बल्कि ये तो एक रेसिडुअल इमेज जैसा लग रहा है, जैसे कि डीमन सेंथ ने अपने सोल का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे छोड़ दिया था, जो कि शायद जियाओयान की बॉडी के अंदर मौजूद था या फिर उसे गलती से मिल गया था। मगर तभी हम वहां पे जूनर को देखते हैं। वो जियाओयान को देखते हुए अपने साथियों के आगे आके कहती है कि क्या आखिर ये हो क्या रहा है? तभी वहां पे टीचर याओ चैन जूनर की बात को सुनकर के एक नम भरी आवाज में बोलते हैं, शायद ये उन फ्रेगमेंट पेंटिंग की वजह से हो रहा है। मुझे याद है जब जियाओयान ने उन सारी ही पेंटिंग को इकट्ठा किया था और उन्हें आपस में फ्यूज किया था, तभी मेरे आंखों के सामने एक रोशनी उस फ्रेगमेंट के अंदर से बाहर निकली थी, जो कि सीधा ही जियाओयान के सोल सी के अंदर एंटर कर गई थी। ये कहने के साथ वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी जूनर उनकी बात को सुन के कहती है कि अब क्या करें हम, डीमन सेंथ ने जियाओयान की बॉडी को ले लिया है, अगर कुछ गलत हुआ सबसे ज़्यादा नुकसान उसी को होगा। यहाँ पे जूनर एकदम परेशान हो चुकी थी जियाओयान को लेकर के, यहाँ तक कि उसकी आंखें नम हो जाती हैं। मगर तभी पिल टावर के ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि सब्र रखो बच्ची, डीमन लोटस सेंथ हमें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। उन्होंने तो बल्कि डीमन फ्लेम से हमें बचाया है और उनका असली मकसद सिर्फ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को रोकना है, जहां तक मैं जानता हूं। इसलिए सबके सब अलर्ट रह करके चुपचाप पीछे खड़े रहो। अभी वहां पे डीमन लोटस फ्लेम सीधा ही डीमन सेंथ से कहता है, तुझ पर लानत बरसे प्यूरिफाइंग लोटस डीमन सेंथ, तू नादान भी है और बेईमान भी है। मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया और तूने मुझे सील करके बदला चुका दिया। तभी वहां पे डीमन सेंथ डीमन फ्लेम के सामने अपीयर होते हैं। तभी डीमन फ्लेम कहता है, तू मरने के लायक था अपनी ही पावर में जलकर, और आज मैं तेरी ही टेक्निक हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करूंगा। इसे तूने अपने हाथों से बनाया था और आज मैं इसका ही इस्तेमाल करके तुझे पूरी ही तरह मिटा दूंगा। आज देखते हैं तुम खुद इसका जहर कैसे सह पाते हो, अब तू मरेगा। ये सुनकर के डीमन सेंथ अभी भी उस डीमन फ्लेम के सामने खड़े होते हैं। वो तो उसे कुछ बोल भी नहीं रहे होते हैं। मगर तभी वहाँ पे डीमन फ्लेम अपनी पावर को अनलेश करके सीधा ही वहाँ पे हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन को समन करता है और सीधा उससे डीमन सेंथ के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तूने मुझे कई बरसों कई सालों तक कैद किया है ना, आज मैं तुझे कैद करूँगा और अपना हिसाब किताब चुकता करूँगा। मगर डीमन सेंथ एक उदास भरी नजरों के साथ वो अपनी डीमन फ्लेम को देख रहे थे और तभी डीमन सेंथ अपनी फिंगर को उठाते हुए अपनी पावर को अनलिश करते हैं और पूरा का पूरा हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन फ्रीज हो जाता है। ये देख करके डीमन फ्लेम की हालत खराब हो जाती है। तभी डीमन सेंथ कहते हैं कि तुम इतने हिंसा परस्त और तबाही मचाने वाले बन गए हो, इसकी जिम्मेदारी कुछ हद तक मेरी भी है, लेकिन अगर मैं तुम्हें यूं ही आज़ाद छोड़ दूं, ये पूरी दुनिया तबाही में डूब जाएगी। ये कहने के साथ वो उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए कहते हैं, टिल फ्लेम, ये जो हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन है इसे मैंने ही बनाया है, उसको मास्टर करने में तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ये सुनकर के डीमन फ्लेम अपनी पावर को अनलेश करते हुए कहता है कि बुड्ढे, आज मैं तुम्हें अपने साथ नीचे ले जाऊंगा और तबाह कर दूंगा। ये कहने के साथ वो डीमन लोटस फ्लेम वर्ल्ड एनिलेशन टेक्निक को कास्ट करते हुए वहां पे एक जाइंट से लोटस फ्लेम यानी कि अपने ट्रू फॉर्म को समन करता है। जैसे ही प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम अपने ट्रू फॉर्म में आता है,
पूरी की पूरी वो जगह शेक करने लगती है और अदर कल्टीवेटर्स के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगने लगता है और सब के सब वहां पे सप्रेस होने लगते हैं। मगर डीमन सेंथ अभी भी सीना चौड़ा करके सीधा ही उस लोटस के सामने खड़े होते हैं और उधर पीछे सारे ही कल्टीवेटर्स की हालत बद से बदतर हो रही थी। सब के सब अपने घुटनों के बल आकर के आसमान में ही बैठ जाते हैं। सब वहां पे कांप रहे होते हैं और तभी डीमन सेंथ की भी नजर उन सब के ऊपर पड़ जाती है। उन्हें ये बात समझ में आ चुकी थी कि अगर जल्द से जल्द उन्होंने इन लोगों को नहीं बचाया तो सब मारे जाएंगे। इसलिए वो वहां पे एक काफी पावरफुल अटैक करके स्पेस में एक पोर्टल को अपीयर करते हैं और सभी लोगों से कहते हैं कि सब लोग तुरंत यहाँ से निकल जाओ। अगर प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फ्लेम पूरी तरह फट गया तुम में से कोई जिंदा यहाँ नहीं बचेगा। ये सुन करके तो सबसे पहले सोल हॉल वाले वहाँ पे उस पोर्टल की ओर देखते हैं और हुनमी शैंग अपने साथियों से कहता है कि बिना ही वक्त ज़ाया किए जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो। कहने के साथ हुनमी शैंग अपने साथियों के साथ दुम दबा के उस पोर्टल के जरिए भाग जाता है। अब उसे भागता हुआ देख करके अदर कल्टीवेटर्स भी बिना ही वक्त ज़ाया किए अपने अपने मेंबर्स को लेकर के वहाँ से भागने लगते हैं। तभी एल्डर नानहाई जूनर से कहते हैं कि माय लेडी हमें भी यहाँ से निकलना होगा। ये सुन करके जूनर जियाओयान को देख के कहती है कि लेकिन जियाओयान अभी भी डीमन सेंथ के काबू में है। अगर हम उसे यूं ही छोड़कर चले गए तो आखिर उसका क्या होगा। मैं ये नहीं कर सकती, मैं यहीं पे रुकूंगी जियाओयान को बचाने के लिए। मगर तभी वहाँ पे एल्डर नानहाई आसपास की सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं, लोगों को ध्यान से देखते हैं और तबाही को नोटिस करते हुए वो तुरंत जूनर के हाथ को पकड़ के उसे वहाँ से लेके जाने लगते हैं और कहते हैं कि ज़्यादा आप मत सोचिए, बस यहाँ से चलिए। वहीं पे टीचर याओ चैन और सभी लोग कंफ्यूज होते हैं। मगर तभी ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा नहीं। डीमन सेंथ ने जियाओयान के जिस्म पे अपना कब्जा किया है, वो उसे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और ना ही उसे कुछ होने देंगे। इसलिए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, यही उसके लिए भी बेहतर होगा। ये सुनकर के टीचर याओ चैन अपने साथियों की ओर देखते हैं और सबके सब हाँ बोलते हैं और तुरंत वो सभी लोग उस जगह से निकल जाते हैं। मगर तभी हम वहाँ पे जूनर को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से एल्डर नानहाई के साथ उड़ते हुए आसमान की तरफ जा रही थी। जूनर की नज़र जियाओयान की तरफ पड़ती है और वो एकदम टूट जाती है। उसे किसी भी कीमत पे यहाँ पे जियाओयान को छोड़ के नहीं जाना था। उसकी आंखों से आंसू झलकता है क्योंकि वो पोर्टल भी बंद हो रहा था। ये देख करके जूनर एल्डर नानहाई से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। तभी वहाँ पे एल्डर नानहाई कहते हैं कि माय लेडी प्लीज़ रुकें। तभी जूनर कहती है कि मैं वापस जा रही हूँ, मैं जियाओयान के साथ रहना चाहती हूँ। एल्डर नानहाई कहते हैं कि माय लेडी ऐसा मत करिए, अभी वापस जाना मतलब सीधा मौत के मुंह में खुद को ढकेलना होगा। आप जानती हैं कि आखिर आप हमारे गू क्लैन के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी जूनर कहती है कि बस इतने सालों से मैंने सिर्फ क्लैन के हुक्म माने। जब भी जियाओयान को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं कभी उसके पास नहीं थी, और अब जब वो बिल्कुल मेरे सामने है, खतरे में है, तो आप चाहते हैं कि मैं फिर से रूल्स को फॉलो करूं। ऐसा नहीं होगा। ये कहने के साथ जूनर आगे बढ़ते हुए कहती है कि एल्डर वापस जाकर मेरे फादर से कह दीजिएगा इस दफ़ा जूनर को खुद गर्ज होने की इजाज़त वो दे दें। तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और तभी सीन शिफ्ट भी होता है। हमें डीमन सेंथ को दिखाया जाता है जो कि डीमन फ्लेम से कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुम बिल्कुल एक नए पैदा होने वाले बच्चे जैसे मासूम और पाक थे। मैं ही था जिसने तुम्हें सोचने और समझने की क्षमता दी, तुम्हें तराश कर एक सोचने समझने वाली हस्ती बनाया, पर तुमने जो रास्ता चुना वो मेरे तमाम उम्मीदों के बिल्कुल उल्टा था। डीमन फ्लेम कहता है कि मैं कैसे ग्रो होता हूँ, कैसे जीता हूँ, ये मेरा काम है। बुड्ढे, तुमने मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा दखल दिया है। अभी वहाँ पे डीमन सेंथ हैंड साइन बनाते हुए कहते हैं कि मैंने तो बस तुम्हें खुद से तबाह होने से रोका था, पर आखिर में तुम्हें ये रूप देने वाला मैं ही हूँ, तो फिर ख़त्म भी मुझे ही करना होगा। ये कहने के साथ वो हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन को समन करके डीमन फ्लेम को सप्रेस करने लगते हैं। फिर डीमन फ्लेम चिल्लाते हुए अपने लोटस की पंखुड़ियों से आसपास के बैरियर को तोड़ते हुए कहता है कि प्यूरिफाइंग डीमन लोटस सेंथ, तुम हार्टलेस पर्सन हो, मैं तुम्हारी मर्जी चलने नहीं दूंगा। तभी डीमन सेंथ कहते हैं कि जब मेरा वक्त करीब आ रहा था मैंने सोचा था तुम्हारी यादें मिटा दूं, पर मेरा दिल नहीं माना, इसलिए मैंने तुम्हें सील कर दिया, ये सोचकर कि शायद वक्त तुम्हारे दिल की हिंसा और खून खराबे को थोड़ा कम कर देगा। लेकिन अब तुम्हें देखकर लगता है हजारों साल ने बस तुम्हारी नफरत को और गहरा कर दिया है। अगर ये ही हकीकत है तो
मुझे ये ख़त्म करना होगा। ये कहने के साथ डीमन सेंथ हेवन डिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन के सेकेंड फॉर्म को एक्टिवेट करते हैं, जो कि सेपरेशन फॉर्म था। तभी वहां पे डीमन फ्लेम चिल्लाते हुए कहता है कि रुको रुको तुम बुड्ढे, अभी के अभी रोक दो ये सब। अगर तुमने मेरी यादों को मिटा दिया तो ये तो बिल्कुल मुझे मारने जैसा होगा। रुक जाओ बुड्ढे। तभी हम देखते हैं कि डीमन सेंथ ने डीमन फ्लेम की सारी मेमोरी समेत उसे बाहर खींच के निकाल दिया था और उसे उसके कोर से अलग कर दिया था। तभी डीमन सेंथ कहते हैं कि तुम्हारी फितरत हद से ज्यादा वैशी है और अब तुम मेरे पूरे इनहेरिटेंस की ताकत भी रखते हो। अगर तुम इस सील से आज़ाद हो गए तो सिर्फ तबाही लेकर आओगे और ये आफत मेरी ही अपनी गलती से पैदा होगी, इसलिए इसका अंजाम भी मुझे ही देना होगा, तुम्हें ख़त्म करके, तुम्हारी मेमोरी को इरेज करके। तभी डीमन फ्लेम चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, मुझे मेरा जिस्म वापस दो। मगर तभी वहां पे डीमन सेंथ अपने फिंगर से फाइनल स्ट्राइक करके सीधा ही अपने फॉर्मेशन को ट्रिगर करते हैं, यानी कि हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन सेपरेशन को एक्टिवेट करते हैं। इस चीज को देख करके डीमन फ्लेम चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, रोक दो, मेरी मेमोरीज को यहाँ पे रेज मत करो। वो वहाँ पे बहुत कोशिश करता है वापस से अपने कोर के अंदर घुसने की, अपने आप को सेव करने की, मगर अफसोस वो ऐसा करने में नाकामयाब होता है। और तभी हम देखते हैं कि डीमन फ्लेम डीमन सेंथ के सामने घुटनों के बल आकर के वहाँ पे रोना शुरू करता है और कहता है कि मास्टर, मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, बस इस चीज़ को यहाँ पे आप रोक दें और मुझे बख्श दें। मैं कसम खाता हूँ कि मैं बदल जाऊँगा। मगर फिर भी यहाँ पे डीमन सेंथ रुक नहीं रहे होते हैं। तभी डीमन फ्लेम कहता है कि मास्टर, इतने सालों का रिश्ता है हमारा, उसके लिए ही मुझे छोड़ दें प्लीज़ मास्टर। ये कहने के साथ वो गिड़गिड़ाने लगता है और रोने लगता है। इस चीज़ को देख करके डीमन सेंथ कुछ पल के लिए एकदम उदास हो जाते हैं और एकदम इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो इस लिटिल फ्लेम को अपने बेटे जैसा मानते थे। तभी हम देखते हैं कि डीमन सेंथ अपनी पावर को अनलेश करके सीधा ही जियाओयान की बॉडी को वहां पे छोड़ देते हैं और उसे तुरंत पीछे फेंक देते हैं और शांति से डीमन फ्लेम के सामने खड़े होते हैं। वहां पे जियाओयान छटक करके सीधा ही पीछे की तरफ जाता है और खुद को बड़ी ही मुश्किल से संभाल लेता है। एक गहरी सांस लेते हुए जियाओयान अपनी आंखों के सामने डीमन फ्लेम और डीमन सेंथ को देखता है और जब वो मुड़ता है तो उसके सामने जूनर होती है। तभी जियाओयान कहता है कि जूनर, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? तभी जूनर कहती है कि जियाओयान, इस बार मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये कहने के साथ वो जियाओयान का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ यहीं पे कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहूंगी। तभी जियाओयान जूनर की आंखों में आंखें डाल करके कहता है कि जूनर, पागल लड़की, तुम सच में पागल हो। ये कहने के साथ वो पलटते हुए कहता है कि जूनर, मेरे पीछे रहना। और तभी जूनर और जियाओयान की भी नज़र सीधे ही जा करके फिर से डीमन फ्लेम और डीमन सेंथ के ऊपर जाके टिक जाती है। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो थोड़ी लेट से आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।